सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। आज का विषय जो है दर्पण, मिरर। विषय क्या है? फिजिक्स, और चैप्टर का नाम दर्पण है, जिसे हम लोग मिरर कहते हैं। अब रह गई बात कि सवाल रहता है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण कांच का ही एक भाग होता है। किसका भाग होता है? तो कांच का एक भाग होता है, जिसकी एक सतह चिकनी अथवा दूसरी सतह परावर्तक। परावर्तक का मतलब यहाँ रिफ्लेक्टर अर्थात पॉलिश की हुई होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। पूछ देता है दोस्तों कि दर्पण कैसा होता है। तो एक चिकनी सतह वाला, उसका एक सतह चिकना होता है, दूसरा सतह परावर्तक यानी पॉलिश होता है। अब टाइप्स ऑफ मिरर्स, दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ जो दिया गया है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं और स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी यहाँ टाइप्स ऑफ मिरर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है समतल दर्पण और दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण। अब यहाँ से जो इसके भाग हैं, इसके भाग भी जो आगे बताया गया है वो दो बताया गया है। एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। आगे सवाल है प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इमेज कहते हैं। किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को कहा जाता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक को रियल इमेज कहते हैं और आभासी को वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिसे काल्पनिक भी कहा जाता है। तो आपने देखा, इसका दो भाग देखा। आगे अब देखिए प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। देखिए, यह जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। आपने यहाँ ऑब्जेक्ट को देखें, यह जो प्रतिबिंब बनना दिखाई जा रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चल कर के आगे यहाँ जो इमेज बना रहा है, जो आपने पढ़ा कि प्रकाश किरण परावर्तक और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, तो यहाँ इस बिंदु पर काट रही है, और जब काटने के बाद जो ऐसा प्रतीत होता है वही क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सदैव उल्टा बनता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश किरण जहाँ से परावर्तन होता है और परावर्तन होने के बाद अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है, यानी जहाँ से वह आती हुई प्रतीत होती है, उस आई हुई भाग पर जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी जो प्रतिबिंब उस पर बनता है वही प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। और यह हमेशा कैसा बनता है? तो यह हमेशा सीधा बनता है। ये ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे अवश्य याद कर लेंगे। आगे सवाल। अब आइए समतल दर्पण के बारे में जानिए। समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
परावर्तक सतह है, यहाँ क्या लिखा हुआ, परावर्तक सतह लिखा हुआ, रिफ्लेक्टिव सरफेस, समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा, यानी परावर्तक सतह जहाँ से परावर्तित होता है वह भाग कैसा हो, तो समतल हो, तो हम उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण की दूसरी सतह यानी जो पीछे वाला जो भाग होता है उस पर या तो सिल्वर का चढ़ा होता है ये लेप या तो पारा का, यानी सिल्वर या पारे का लेप चढ़ा होता है। तो ये आपने समतल दर्पण के बारे में जाना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म, यानी समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका क्या गुणधर्म है, तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। यह सवाल ऑब्जेक्टिव का है। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है कि समतल दर्पण का जो होता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सदैव आभासी और सीधा होता है। आगे है दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है ना। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के जो आकार होता है उसके बराबर होता है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो, यानी भी गति से आगे बढ़ रहा हो, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, तो 2v वेग से, यानी हम भी वेग से जा रहे हैं तो उसमें कैसा, 2 गुना दिखाई प्रतीत होता है, यानी 2v भी से गति करता हुआ प्रतीत होता है। किसमें, तो समतल दर्पण में। आगे है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यह सवाल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी अपनी छवि को, अपनी इमेज को वह देखना चाहता है पूरी, तो उस समतल दर्पण की कितनी होनी चाहिए उसकी आकार, तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी होनी। मान लिया जाए कि हमारी ऊंचाई अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर से आधा अगर हमारे समतल दर्पण है तो हम उसमें पूरा इमेज को देख सकते हैं। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है और इसे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दायां बायां ओर और बायां दायां ओर देखा। जो ये घटना ऐसा घटित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को ही पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहा जाता है। अवश्य समझ गए होंगे दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य हमारी वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आगे समतल दर्पण के उपयोग। सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है। बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तु के प्रतिबिंब दिखा सकें, है ना। कहता है समतल दर्पण का प्रयोग हम क्या, तो दैनिक जीवन में करते हैं। आप देख रहे होंगे इमेज में दोस्तों, है ना, एक नाई जब दाढ़ी या बाल बनाने का काम करता है तो उसमें इसका प्रयोग करता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने फेस को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर। अब देखिए यहाँ बात है कि बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे। पूछा जाता है कि बहुदर्शी जो बनता है प्रतिबिंब उसमें कितने दर्पण होते हैं, तो 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के एक निश्चित कोण पर क्या होते हैं, तो झुके हुए। इसी प्रकार से परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है और परिदर्शी का प्रयोग हम लोग पनडुब्बियों में किया जाता है ना। कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पनडुब्बियों में करते हैं। यह सवाल पूछा जाता है कि परिदर्शी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पनडुब्बियों में करते हैं। आगे यहाँ तक जो हमारी वीडियो
यहीं तक है दोस्तों। तो अगली वीडियो हम इसका दूसरे पार्ट में देंगे, और हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करें दोस्तों, सपोर्ट करें। हमारे वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है और आपको लाइक करने में पैसे नहीं लगते दोस्तों, अवश्य लाइक करें। दैट्स ऑल।